नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल और सीवरेज समस्याओं के समाधान के लिए पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए और राजेंद्र नगर में पेयजल की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्यूबवेल लगाने के निर्देश दिए गए। तो कैबिनेट मंत्री ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पेयजल के लिए ट्यूबवेल लगाने के दिशा निर्देश दिए गए। अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्याओं को लेकर जल संस्थान व जल निगम के अधिकारियों को मैंने यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन्होंने भी बताया कि फिर राजेंद्र नगर में 25 तारीख के बाद ट्यूबवेल का काम शुरू हो जाएगा। अभी एक ट्यूबवेल हमने वहाँ पर लगाया है, उसमें अपेक्षा के अनुरूप पानी नहीं मिला। लगभग 600 लीटर पर 600 LPM पानी वहाँ पर मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नगर निगम काशीपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और नगर निगम के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा ट्रेंचिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों रुपए के अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। गौरतलब है कि प्रस्ताव ट्रेंचिंग ग्राउंड का और अनुमति खनन की मांगी जा रही है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने खुलकर इस मामले पर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आपने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला है। नगर निगम पर घोटाले का आरोप लगाया गया और ट्रेंचिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों का अवैध खनन किया गया है। उत्तरकाशी में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। इसको लेकर डीएम ने जल्द ही नए कोरोना सेंटर खोलने का आश्वासन दिया है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय के पुनर्निर्माण कर अस्पताल बनाने की मांग की है। इस पर जिलाधिकारी ने अस्पताल बनाकर जनता को सौंपने का आश्वासन भी दिया है। तो जिलाधिकारी से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर मुलाकात की गई और डीएम ने नए कोरोना सेंटर खोलने का आश्वासन दिया है। रुड़की के शिकारपुर गांव में लोगों ने कोरोना सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की है। ग्रामीणों ने टीम को गांव से खदेड़ दिया और जिसके बाद गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। शहरों से लेकर गांव देहात तक वैक्सीनेशन और कोविड टेस्ट कैंप लगाकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों का कोविड टेस्ट करा रहे हैं। इसी कड़ी में शिकारपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच की गई, जहां बड़ी संख्या में लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसको देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाई गई तो ग्रामीणों ने टीम का विरोध किया है। इस दौरान कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर झूठी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाते हुए जांच टीम के लोगों को धक्का मुक्की देते हुए गाली गलौज किया और लाठी डंडों से हमला करने का प्रयास किया है। तो जांच टीम ने गांव से भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहां पर बदसलूकी की गई है रुड़की में और कोरोना सैंपल लेने गई टीम पर ही हमला कर दिया गया। झूठी रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया था। वहीं लालकुआं नगर पंचायत प्रशासन के ठेकेदार के माध्यम से बनवाई गई सड़क 3 माह में ही उखड़ गई और घटिया निर्माण सामग्री के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों की शिकायत के बाद ईओ और जेई ने सड़क का जब निरीक्षण किया तो वो निर्माण देखकर दंग रह गए। ईओ ने ठेकेदार को दोबारा सड़क का निर्माण कराए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान वार्ड वासियों की ठेकेदार से तीखी नोकझोंक भी हुई। नगर में करवाए जा रहे निर्माण कार्यों में गोलमाल किए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी सड़कों के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री लगाए जाने की शिकायत लोग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद भी नगर पंचायत में जारी निर्माण कार्यों में घोटाला चलता रहा, ये बंद नहीं हुआ है। लोगों ने दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उसका लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। ये वार्ड नंबर 1 है, राजकीय इंटर कॉलेज के पास
सड़क बने हुए भी 3 महीने नहीं हुए हैं और इसकी हालत देखो कैसे टूट रही है। क्या मांग करते हैं? और हम यही मांग करते हैं इस रोड को सही किया जाए तो जांच भी होनी चाहिए और जांच भी होना चाहिए इसकी। लाल कुआ वार्ड नंबर 1 में एक रोड बनी हुई है, जो ये रावत जी की चाय की दुकान से लेकर बेंदर के घर तक बनी हुई रोड, ये नगर पंचायत द्वारा बनाई गई है, जिसको लगभग 3.5 महीने हो गए हैं। 3.5 महीने में ये अभी बारिश भी नहीं आई है, रेता निकल गया पूरा। ये हम तो प्रशासन से जांच का ये मांग करते हैं कि इसकी तुरंत जांच बैठाई जाए, जो भी इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो तुरंत इसी कार्रवाई की जाए। जो ठेकेदार इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए, इसकी जो सिक्योरिटी यहाँ जमा उसको जब्त करके दोबारा इसको रोड की कार्रवाई होनी चाहिए। आपके और आपके वार्ड के लोगों द्वारा जो शिकायत दी थी ना, रोड के ऊपर से कंकड़ टाइप का आ रहा है, उसी को देखने के लिए मैं अपनी जेई को लेके आई थी, क्योंकि टेक्निकल ये है और ठेकेदार भी आया है। तो हमने कहा कि जो आधे रोड में तो आधे से अधिक में तो ठीक है, रोड आधे से कम है जो इंटर कॉलेज की गेट की तरफ कंकड़ ऊपर से आ रहा है। तो मैंने ठेकेदार से कहा इसका हम कोई पेमेंट नहीं होगी, आप पहले की जो पेमेंट हो रखा है उसी में से ठेकेदार रिपेयर करके देगा, जो भी कमी होगी पूरा सही से करेगा। और जो आप लोगों ने नालियों के लिए कहा, नाली उसमें एस्टीमेट में नहीं था, जेई के द्वारा बताया जा रहा है, नाली भी हम एस्टीमेट करके बढ़िया सा करके नाली भी बना देंगे। वहीं हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी समर विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के मामले में देश के चुनिंदा विश्वविद्यालय में गिना जाता है। वहीं नई दिल्ली के भारतीय भेषजी परिषद ने एक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए औपचारिक यहां पर घोषणा की है। आपको बताएं, विभाग में चल रहे स्नातक पाठ्यक्रम की 60 सीटों पर प्रवेश को इस साल से बढ़ाकर 100 सीटों के अंतर्गत कर दिया गया है। पाठ्यक्रमों और बढ़ी हुई सीट्स पर प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत इसी साल की जाएगी, जिसमें इच्छुक स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही साइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की गई है। स्नातक पाठ्यक्रम में आपको बताएं कि 100 सीटों पर प्रवेश किया जाएगा और स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं। भारतवर्ष में ढेर सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर विषयों में सीट की संख्या भरती नहीं, और इस कोरोना काल में किसी विश्वविद्यालय और कॉलेज में नए कोर्स सरकार नहीं दे रही है। ऐसे विशिष्ट परिस्थिति में जब कोरोना का संक्रमण फैला हो, ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला हो, कैंडाइडा का संक्रमण फैला हो, वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाया जाना बी फार्मा के लिए और एम फार्मा एक नया विषय चलाने के लिए देना हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। के लिए खुशी की बात है और हमें गर्व है अपने डिपार्टमेंट पे, अपनी यूनिवर्सिटी पे और वहाँ की फैकल्टी पे कि उनके प्रयास की वजह से इसमें बी फार्मा की सीटें भी बढ़ी हैं और एम फार्मा कोर्स आया है। ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स में मेडिकल साइंस और जनरल बेसिक साइंस और इन सब का समन्वय है और इसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। और ये कोर्स आने से हमारे यूनिवर्सिटी का भी आगे नाम बढ़ रहा है और हमें नए छात्रों को और आगे शिक्षा देने का मौका मिलेगा। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान विधायक ने अपने 4.5 सालों के कार्यकाल में हुए कार्यों का ब्यौरा देते हुए कहा कि उनकी विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष फोकस कर जनता को काफी हद तक राहत मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण के दौर में उद्यमी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार ने उन्हें भी राहत देने का काम किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा जो 2 माह से बंद पड़ी है, उसे भी शुरू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर आपदा से प्रभावित 38 से अधिक गांवों को विस्थापित कर दिया जाएगा। तो विधायक महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। 4 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों का पूरा विवरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है। आपदा प्रभावित गांवों को जल्दी विस्थापित किया जाएगा, इसका आश्वासन भी उन्होंने दिया है। जिन गाँव में आज़ादी में सड़कों के संदर्भ में अपना विषय रखा, शिक्षा क्षेत्र का विषय रखा, मोबाइल से जुड़े विषय रखे, आपदा के क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया गया है, ये सारे विषय मैंने आज पत्रकार मित्रों के मध्य रखे हैं। और मैं कह सकता हूँ और चुनौतीपूर्ण तरीके से मैं कह सकता हूँ, जितनी धनराशि क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपने 4.5 साल कार्यकाल में लाया हूँ, इसका अगर 10% भी पिछले 10 वर्षों में आया हो
तो क्योंकि आप तो सूचना का अधिकार हर आदमी पूछ सकता है, इसलिए मैंने उचित समझा कि 4.5 साल के बाद मैं अपनी सारी उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचा सकूँ। वहीं टिहरी में राज्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत ने आगामी मानसून की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान आपदा को लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन, विद्युत और मोटर मार्ग को सुचारू करने में लक्ष्य का निर्धारण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन और मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। तो राज्य मंत्री ने मानसून तैयारियों की समीक्षा की है और आपदा को लेकर तैयारियां पूरी करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। मानव संसाधन मशीनरी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए। वहीं यमुनोत्री के विधायक ने आपदा पीड़ित ग्रामीणों के बीच जाकर 3 करोड़ 84 लाख के चेक बांटे हैं और बता दें कि विधायक ने बड़ेथी और कासी गांव पहुंचकर लोगों को ये चेक सौंपे हैं। तो यहां पर बड़ेथी गांव विधायक पहुंचे और पीड़ित ग्रामीणों को यहां पर सहायता राशि दी गई है। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने आपदा पीड़ित ग्रामीणों को 3 करोड़ 84 लाख के चेक बांटे हैं। आपदा पीड़ित ग्रामीण बड़ेथी और कासी गांव के हैं। तो मंगलवार को विधायक केदार सिंह रावत ने आपदा पीड़ित गांव बड़ेथी और कासी के ग्रामीणों को विस्थापन के चेक वितरित कर दिए हैं। इसमें बड़ेथी के 94 ग्रामीणों को 3 करोड़ 34 लाख और कासी गांव के 12 ग्रामीणों को 50 लाख की धनराशि के चेक बांटे गए हैं। गौरतलब है कि साल 2010 में भारी बरसात के चलते गांव में दरार आ गई थी, जिस कारण काफी मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से ग्रामीणों के पास के ही सुरक्षित स्थानों पर उनको विस्थापित किया गया है। और इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान, उप जिलाधिकारी डुंडा आकाश जोशी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं रुद्रपुर के वार्ड नंबर 26 गोटिया के बारात घर में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में 18+ के लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन कैंप में करीब 140 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। तो रुद्रपुर में वार्ड नंबर 26 में वैक्सीन का कैंप लगाया गया। इस दौरान 18+ वालों को टीका लगाया गया है। 140 लोगों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है। मुस्लिम इलाके में तीसरा कैंप है आज, और इस कैंप में जितनी अवेयरनेस, जितनी जागरूकता और बेदारी इधर हुई है नौजवानों में और हमारे बुजुर्गों में भी, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है और बेहतरीन एक मिसाल है। लोगों में जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो रही हैं। हमारे उलमा, मस्जिदों के ज़िम्मेदारों ने इसको दूर करने की कोशिश की और इसको एक अभियान के तौर पर चलाया है। इसलिए लोगों में जो गलतफहमियाँ थी वो दूर हो रही। आज बड़े पैमाने पर जो है जवानों की तादाद और बुज़ुर्गों की तादाद यहाँ थी। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन कम पड़ जाएगी और टीका लगवाने वालों की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत खुशहाल चीज़ है और लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि वैक्सीनेशन बेहतरीन इलाज है और बहुत ईमानदारी के साथ जो है काम चल रहा है और बहुत मेहनत के साथ स्वास्थ्य विभाग के लोग और हमारे ज़िम्मेदारान, मस्जिद कमेटी को ज़िम्मेदारान, जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से था, सारे लोगों ने इंतहाई मेहनत के साथ ये कैंप लगाया, आयोजित किया और उसको बहुत कामयाबी के साथ ये कैंप चल रहा है और लोगों में बहुत बेदारी पैदा हो रही है। इसके लिए हम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हमारा ख़ास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वहीं लालकुआं में पुलिस ने गश्त के दौरान 80 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। दरअसल कोतवाली प्रभारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान युवक की तलाशी ली थी, तो उसके पास से 80 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नशीले इंजेक्शन के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास 80 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं।
हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार नशे के विरुद्ध अभियान के तहत हम लोगों ने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और हमारी टीमें उसमें लगातार काम कर रही हैं। आज भी हमने एक व्यक्ति को वन विभाग डिपो नंबर 5 के पास से 80 नशीले इंजेक्शनों के साथ हमने उसको गिरफ्तार किया है और उसको अब हम उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तो माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने अपनी एक ADTF की टीम थाना स्तर पे भी गठित की गई है, जो प्रॉपर सादी वर्दी में रहती है और अपने मुखबिर उसमें डेवलप किए हुए हैं और हम लोग इस पर NDPS पर और नशीले पदार्थों में बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं टिहरी में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जहां घनसाली पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब की कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर उसको भेज दिया है। तो शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा अब कसता जा रहा है। अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 160 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। रुद्रप्रयाग में हुई मूसलाधार बारिश से कुरझड़ गांव में भारी भूस्खलन होने से गांव के आधा दर्जन मकान अब खतरे की जद में आ चुके हैं। गांव में एक परिवार के मकान में दरारें आने से परिवार पूरी तरह से बेघर होने वाला है। प्रभावितों ने अपने घर खाली कर दिए हैं और ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने लापरवाही से उनके गांव में सड़क की कटिंग की। सड़क के किनारे विभाग ने जो पुश्ते लगाई उनमें गुणवत्ता की अनदेखी की गई। वहीं विभाग ने बेघर हुए परिवार के लिए अभी तक कोई रहने की व्यवस्था नहीं की है। बेघर हुए परिवार में 3 सदस्य दिव्यांग भी हैं। तो भारी बारिश के चलते यहां पर भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन से मकानों में अब दरारें पड़ने लगी हैं। उत्तराखंड में 15 जून से 22 जून तक कोरोना कर्फ्यू एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद मसूरी और अन्य हिल स्टेशनों में लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ रही है, जिसके चलते मसूरी में प्रशासन ने कोविड के नियमों को लेकर होटलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान होटलों में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं। होटल प्रबंधन को सरकार ने कोविड के तहत जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने का निर्देश दिया है। कई होटलों के द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिनमें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। आपको बताएं कि प्रशासन और पुलिस द्वारा समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और अगर उसके बाद भी लोग कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ कोविड-19 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा। वहीं होटल को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। आज हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मिलकर के मसूरी में जो है कोविड की जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस हैं होटल्स के लिए और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए जो है होटल की चेकिंग की है। अधिकतर होटल जो है कंप्लायंस कर रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं, लेकिन कई जगह पे कोई छोटी, बहुत बड़ी तो नहीं, बहुत छोटी जो हैं अनियमितताएँ हैं, जिसके लिए उनको निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं। और भविष्य में उनको ये साथ में ये भी वार्निंग दी है कि अगर वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी देश के विकास के लिए काम करती है और कांग्रेस ने भारत को सुई बनाने के कारखाने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रिजर्व बैंक का खजाना पूरी तरीके से खाली कर दिया है। बीजेपी राष्ट्र की बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और जीडीपी को लगातार गिराने का काम करती है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, खाद्य सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि 2022 में प्रदेश में जनता के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस ने 1885 में स्थापित होने के बाद इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ 50 साल में भारत को सुई बनाने के कारखाने से लेकर के अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी ने जो संस्थान देश में खड़े किए थे,
उनको बेचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया और उसके साथ साथ राष्ट्र के अंदर जो बेरोजगारी की दर है, राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो जीडीपी है, वो लगातार गिर रही है और रुपए लगातार गिर रहा है। केवल बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। शादीशुदा औरत के प्रेम में एक युवक ऐसा फंसा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध तक की वारदात को अंजाम दे दिया और उसके प्यार के बीच में आने वाले पति के बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामला काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र का है, जहां विवाहिता से प्रेम में युवक ने महिला के चक्कर में हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया है। कि ये जो मृतक है उसके छोटा भाई जो है उसकी ये घरवाली है। इससे शादी जो है छोटे भाई से इसके तकरीबन 12 साल शादी को हो गए थे। इसके 4 बच्चे भी हैं। ये जो लेडी है सविता देवी, इसका प्रेम प्रसंग गांव का ही जो एक लड़का है जो कि इसके रिश्ते में गांव के नाते तहरे भाई उसका लड़का है, उसके साथ इसका तकरीबन 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतक और तथा इसके जो लेडी है उसके पति को भी थी। तो लेडी के पति के द्वारा और जो मृतक चंद्रपाल है इसके द्वारा बार बार इसको टोका जाता था। 1-2 बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया था। तो मृतक के द्वारा टोका टाकी की गई क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी। उनके द्वारा इस लेडी को भी और मंजीत को काफ़ी समझाया गया, बातचीत भी की गई और कहासुनी भी हुई इनकी 1-2 बार। तो जब अभी आपने देखा कि लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान इनका मिलना जुलना कुछ कम हो गया। तो अभी 13 तारीख को सविता देवी और मंजीत यहाँ से भागकर मुरादाबाद चले गए और इनकी जो है वहाँ जाकर शादी करने की योजना थी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वहाँ की जीआरपी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है फिर बताया गया कि हम यहाँ घूमने आए हैं। अपने किसी रिश्तेदार से इनके द्वारा बात करवा दी गई। पुलिस को जब इनकी बातों पर यकीन हुआ तब उनके द्वारा इनको छोड़ दिया गया। फिर ये लोग वापस आ गए 14 तारीख को यहाँ। वापसी में सविता देवी ने इसको उकसाया मंजीत को कि मैं ही बार बार मार खाती रहती हूँ, गाली गलौज भी सुनती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सारी बातें की गई और इसको उकसाया गया कि तुम ये जो चंद्रपाल है इसको किसी तरीके से रास्ते से हटा दो। तो ये 14 तारीख की रात की बात रही होगी जब मंजीत फैक्ट्री एक कात्यानी पेपर मिल वहाँ ये काम करता है। ये 6 बजे जो है शिफ्ट में काम करने गया और फैक्ट्री से रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकला और फिर जहाँ ये अपने घेर में चंद्रपाल जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर इसके द्वारा जो ईंटों से जो है उसके दाएं सर के आसपास प्रहार किया गया, जिससे उनका कान भी कट गया और उनके मुंह से नाक से खून भी निकला और माथे पर भी चोट लगी है। वहीं जोशीमठ प्रखंड की धौलीगंगा घाटी के सीमांत गांव रेणी में अवरुद्ध मलारी नीति बॉर्डर सड़क पर आज तीसरे दिन भी आवाजाही शुरू नहीं हो पाई है। आपदा प्रभावित रेणी गांव के ग्रामीणों के विस्थापन की मांग पर बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। वहीं भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रेणी में गौरा देवी संग्रहालय के पास तकरीबन 30 मीटर सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उस स्थान पर सड़क को खोलने के लिए एक ही विकल्प था कि सड़क की ऊपरी ओर से ही तकरीबन 40 मीटर भूमि कटान कर सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि सीमांत नीति घाटी और भारत तिब्बत सीमा को सड़क संपर्क से जोड़ा जा सके। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।